हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गौतम क्लासेस स्टडी पॉइंट पर। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, मैंने पिछले क्लास में जो आपको बताया था कि हमारे जो द्वीप हैं भारत के पास लगभग 247 द्वीप और 204 द्वीप जो हमारे बंगाल की खाड़ी में अवस्थित हैं और उसके बाद में जो 43 द्वीप हैं हमारे अरब सागर में अवस्थित हैं। इन सब के बारे में जानकारी हमने आपको वहाँ पर मैपिंग के थ्रू दिखाया था और उसके बाद में ये भी आपको बताया था कि कौन-कौन से द्वीप कहाँ-कहाँ पर उनकी अवस्थिति है, कौन से द्वीप कहाँ पर पाए जाते हैं, कौन से द्वीप किस नदी के मुहाने पर पाए जाते हैं। यहाँ तक हमने मन्नार की खाड़ी के विषय में आपको जानकारी दी थी और रामेश्वरम द्वीप से लेकर के अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और आपका जहाँ पर पाया जाता है आलिया बेट द्वीप, यहाँ तक की सारी जानकारी आपको मैंने प्रोवाइड करी थी। और उसके बाद में महत्वपूर्ण जो पिछली क्लास थी उसको आपने आशा करूँगा कि देख लिया होगा और उसके बाद में यहाँ पर हम आपको आज का जो क्लास है भारत का अपवाह तंत्र, इसके बारे में जानने के लिए आप तैयार हो जाएं और इसके विषय में पहले आपको देखिए एक अप्रोच लेकर चलनी पड़ेगी और इसके बारे में जो भी मैं जानकारी दे रहा हूँ उसको ब्रॉड स्तर पे सोचना है, खुल के खुले माइंड से सोचना है। देखिए, माइंड को बांधना है नहीं। अगर आप माइंड को बांधते हैं, किसी एक ही दिशा में कार्य करते हैं, तो उस दिशा में कार्य नहीं करना है। आपको इंटरलिंकिंग मैंने पिछली क्लास में बताया था कि इंटरलिंकिंग जो बहुत महत्वपूर्ण है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपका इसे के महत्वपूर्ण जो यूपीपीएससी आरओ एआरओ में भी और यूपीपीएससी में भी ऐसे और बीपीएससी में भी ऐसे को जो ऐसे को महत्वपूर्ण जो रोल अदा करने का जो मिल रहा है, तो ये ऐसे नहीं आप विकसित कर पाएँगे। किसी भी छोटे वर्ड की हज़ार तरीके से मायने आप कैसे निकाल पाएँगे, यहाँ पर आपको सोच जो आपको विकसित करनी पड़ेगी, बेहतर लानी पड़ेगी। इसीलिए तभी आप मेंस की आंसर राइटिंग कर पाएँगे और उसको सही अप्रोच और भाषा शैली के साथ में लिखेंगे, तभी आप उसको बेहतर तरीके से समझा पाएँगे और अपनी आंसर राइटिंग में उसको ला पाएँगे, उतार पाएँगे। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। आपका जो पहला टॉपिक है इधर का अपवाह तंत्र, ये नया टॉपिक होगा हमारे लिए। तो अपवाह तंत्र के भारत के अपवाह तंत्र के भी विषय में हम बेशक मतलब जानेंगे, अच्छे से जानेंगे और इसके अंतर्गत जो भी कुछ जानकारी हमारे पास रहेगी वो हम आपको देंगे और उससे विस्तार लेवल पे देंगे, आपको सोचने के लिए मजबूर करेंगे और आपका माइंड मैपिंग होगा, सोचने से ही बढ़ेगा। ऐसे आपको जो मैंने फैक्ट्स दे दिए उन्हीं को रटने से नहीं बनेगा और आपका जो माइंड विस्तार होगा अब मतलब खुले माइंड से सोचने के बाद में होगा। ठीक है? तो निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं। निश्चित वाहिकाओं, कुछ निश्चित वाहिकाएँ आप देखते हैं कि जो नदियाँ, नाले इस तरह के मतलब जो बहते हैं, देखिए किसी भी जल को आप अगर मतलब ऊँचाई से निचाई की ओर डालेंगे, तो निश्चित ही वो किसी न किसी दिशा में बहेगा। तो वो जो बहता है, वो जो जल प्रवाह हो रहा है, उसी प्रवाह को हम क्या कहते हैं? अपवाह कहते हैं। और इन वाहिकाओं के जल को जो जाल होता है, इन वाहिकाओं का एक जाल निर्मित हो जाता है। इन वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र कहते हैं। जैसे अब देखिए, अब आप समझ पा रहे होंगे। देखिए, एक नदी आती है, किसी मतलब कि कभी न कभी आपने नदी को प्रवाह होते देखा होगा। उस नदी में कई छोटी-छोटी उसकी सहायक नदियाँ प्रवाहित होते हुए आती हैं और जैसे गंगा नदी ले लेते हैं, गंगा नदी में कई सारी मतलब पचासों नदियाँ अपना छोटी-छोटी नदियाँ अपना जल लाकर के गंगा में छोड़ती हैं। जैसे यमुना हो गई, ठीक है? सोन नदी हो गई, पुनपुन हो गई, नर्मदा हो गई, ताप्ती नर्मदा नहीं, गंडक कहते हैं, गंडक हो गई। तो ये सारी की सारी जो नदियाँ हैं, मतलब अपना जो जल लेकर के आती है ना, काली नदी हो गई, तीस्ता हो गई, ये सारी की सारी नदियाँ अपना जो जल लेकर के आती हैं, गंगा नदी में प्रवाहित करती हैं। वो जो एक अपवाह तंत्र का जाल बनता है, उसको कहते हैं अपवाह तंत्र और इन्हीं छोटी-छोटी नदियों को लेकर के एक बड़ी नदी बन जाती है गंगा, जो प्रवाहित होते हुए कहाँ तक जाती है? बंगाल की खाड़ी तक और ये एक सिस्टम बन जाता है, एक तंत्र बन जाता है, इसी को कहते हैं अपवाह तंत्र। अर्थात एक नदी का ऐसा तंत्र जो जहाँ-जहाँ से वह जो जल होती है वो ग्रहण करती है, अर्थात एक नदी का जल ग्रहण क्षेत्र उसे कहते हैं अपवाह तंत्र। ठीक है? आप समझ पाए होंगे उसको।
अब आप यहाँ पर देखेंगे वर्षा होती है, वर्षा होने के बाद में एक लेक जो होती है, झील में भर जाता है पानी, वहीं पर ग्लेशियर रहते हैं, रैपिड्स के द्वारा यहाँ से पानी निकलता है या तो वाटरफॉल के द्वारा निकलता है। और धीरे-धीरे क्या होती है, वर्षा जब होती है, हमारी वर्षा के बाद में आप एक नाला लीजिए बड़ा-सा, और उस नाले में जब हमारे घरों से पानी निकलता है, तो एक छोटी-छोटी ट्रिब्यूटरीज़ जो होती हैं, उनके द्वारा पानी धीरे-धीरे नाले में बहकर और धीरे-धीरे किसी न किसी बड़ी नदी में प्रवाहित होते हुए जाता है। हमारे घर से निकला हुआ पानी नदी तक जब पहुँचता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक ट्रिब्यूटरी के द्वारा प्रवाहित होता है जल, और उसी को हम क्या कहते हैं, यहाँ से लेकर वहाँ तक का जो अपवाह तंत्र है, जहाँ-जहाँ से नदी को पानी उसका जल ग्रहण क्षेत्र होता है, वहाँ उसे हम कहते हैं अपवाह तंत्र, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ट्रिब्यूटरी के द्वारा मुख्य जो मेन रिवर है उसमें आ रहा है पानी, और उसके बाद में फूड प्लेन और डेल्टा लास्ट में निर्मित होता है मुहाने पर नदियों के, और डेल्टा निर्मित हो जाता है और डिपॉजिट सेडिमेंट यहाँ पर आते हैं, और लास्ट में क्या होता है, ओशियन। नदी किसी न किसी ओशियन में गिरती है, या तो किसी दूसरी नदी में प्रवाहित होती है, या किसी झील में प्रवाहित हो जाती है, या किसी मतलब बड़ी नदी में समाहित हो जाती है, ऐसा होता है। और जैसे बड़ी नदियाँ होती हैं वो समुद्र में ही समाती हैं। ये नदियाँ छोटे-छोटे सेडिमेंट्स को, टुकड़ों को, मलबा को इकट्ठा करके ले आती हैं, धीरे-धीरे ले आती हैं, और हज़ारों साल में एक डेल्टा का निर्माण करती हैं, एक क्षेत्रीय डेल्टा बन जाता है। जैसे सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, और गंगा और यमुना, इसमें मेघना नदी भी प्रवाहित होती है, और ये सारी की सारी नदियाँ यहाँ पर लाकर अपना जो है, जो जो भी सेडिमेंट होती हैं वो लेकर के आती हैं। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि रिवर ड्रेनेज बेसिन मतलब क्या-क्या, कहाँ-कहाँ से आता है। द वाटरशेड द एज ऑफ द बेसिन विदिन व्हिच वाटर इज कलेक्टेड, मतलब जहाँ-जहाँ से वाटर कलेक्ट कर पा रही नदी, और उसी को कहते हैं, ठीक? ये है आपका सैचुरेटेड रॉक, मतलब एक संरचना नुमा एक अवस्थिति। निचले क्षेत्र में क्या पाई जाती हैं? एक जगह पर स्थिर चट्टानें पाई जाती हैं, और उन्हीं चट्टानों पर धीरे-धीरे इकट्ठा होता हुआ जल किसी एक दिशा की ओर प्रवाहित होता है। नदी का उद्गम स्रोत। अब आप देखते हैं कि नदी का उद्गम स्रोत आपको पता है कि मतलब जहाँ से नदी निकलती है उसी को कहते हैं नदी का उद्गम स्रोत। संगम क्या होता है? संगम के बारे में आप जान रहे होंगे कि प्रयागराज में एक संगम भी है, हरिद्वार में संगम है, कई सारी जगह पे आप सबको संगम मिलते हैं, वहाँ का मेला भी लगता है। और जहाँ पर एक ऐसा स्थान जहाँ पर 2 या 2 से अधिक नदियाँ, इलाहाबाद जो प्रयागराज है वहाँ पर 3 नदियाँ मिलती हैं, और सतलज और यमुना गंगा से मिल जाती हैं, तो उसे क्या कहते हैं? संगम कहते हैं। वितरिका नदी क्या होती है? इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। मुख्य नदी से निकलने वाली छोटी नदी जो फिर से कभी इससे नहीं मिलती है, और इसके कारण मुख्य नदी के पानी में की मात्रा में कमी आ जाती है। जैसे गंगा है, गंगा नदी से कोई ऐसी नदी ट्रिब्यूटरी निकले, ठीक है, और छोटी सी नदी निकले, जैसे हुगली की बात कर लें, गंगा से निकलती है हुगली वेस्ट बंगाल, और हुगली नदी फिर दोबारा किस में नहीं मिलती है? गंगा में दोबारा नहीं मिलती है, वो सीधे डायरेक्ट मिलती है कहाँ पर? वो मिल जाती है समुद्र में। तो हुगली नदी एक क्या है? वितरिका नदी है, ठीक है? इसके कारण मुख्य नदी के पानी में जो आपकी आगे जाती है, सीधे प्रवाहित होती हुई गंगा जाती है, तो उसकी नदी में जो उसके वाटर में कमी आ जाती है, ठीक है? जो मुख्य नदी है। सहायक नदी क्या होती है? अब सहायक नदी के बारे में जानते हैं। तो एक छोटी नदी या धारा जब किसी बड़ी नदी से मिलकर इसके जल की मात्रा को बढ़ा दे, उसे कहते हैं सहायक नदी। देखिए, जब कोई छोटी नदी है, जैसे छोटी नदी नहीं, मान लो छोटी ही नदी मानो, ठीक है? एक छोटी नदी है और वो बड़ी नदी में आकर के अपने जल को ला करके समाहित कर दे, तो वो छोटी नदी क्या कहलाएगी? सहायक नदी। तो नदी का मुहाना क्या होता है? वह स्थान जहाँ नदी का प्रवाह खत्म होता है, यह समुद्र में मिलती है। देखिए, गंगा नदी जब समुद्र में मिलती है, तो लास्ट में सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। तो यहाँ पर कई सारे प्रकार की आकृतियाँ बनती हैं, कई क्षेत्रीय आकृतियाँ बनती हैं कि मतलब होता क्या है, कैसे डेल्टा का निर्माण होता है, उसके बारे में थोड़ा-सा देखिए यहाँ पर।
सबसे पहले क्या है, ड्रेनेज डिवाइड सिस्टम। ड्रेनेज डिवाइड सिस्टम का मतलब है कि जहाँ से जो जल है नदी का, जल ग्रहण क्षेत्र है, वो वहाँ से अलग होता है। फिर होता है स्प्रिंग, फिर होता है ट्रिब्यूटरी, फिर आता है आपका कॉन्फ्लुएंस, और लास्ट में अंततः ये सभी मिलकर क्या बनाती हैं, डेल्टा, और समुद्र में मिल जाती हैं। नदी रूपरेखा क्या होता है, नदी रूपरेखा। नदी रूपरेखा यह नदी स्रोत से मुहाने तक विभिन्न बिंदुओं पर नदी की गहराई का प्रतिनिधित्व करता है। प्रायद्वीपीय नदियां लगभग अपने अपर्दन के निम्न स्तर पर पहुंच चुकी हैं। जितनी भी प्रायद्वीपीय नदियां हैं अपने अपर्दन के निम्न स्तर मतलब भूमि का जो कटाव होती हैं वो कम से कम कर रही हैं, वर्तमान में अंतिम स्टेज में पहुंच चुकी हैं। विसर्जन क्या होता है, विसर्जन तो समय के साथ नदी में बहने वाले जल की मापी गई मात्रा, देखिए समय के साथ किसी निश्चित समय में नदी में बहने वाले जल की मापी गई मात्रा जो भी होती है तो उसको विसर्जन कहते हैं। इसे क्यूसेक या क्यूबिक फीट प्रति सेकंड या क्यूमेक्स, क्यूबिक, देखिए क्यूसेक क्या होता है, क्यूसेक क्यूबिक प्रति फीट, एक सेकंड में जितना, एक फीट में जितने क्यूबिक पानी गया है उसको नापते हैं क्यूसेक से। और क्यूमेक्स क्या होता है, एक क्यूबिक, जो भी जितने क्यूबिक 1 मीटर में प्रति सेकंड में जल जो जाता है उसको कहते हैं क्यूबिक। अपवाह स्वरूप, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि नदी को जो गहराई है और जो चौड़ाई होती है इनकी यहाँ पर माप करी जाती है, उसके बाद में यहाँ पर निकाला जाता है क्यूबिक और क्यूसेक में। अपवाह स्वरूप क्या होता है, अपवाह स्वरूप जो एक क्षेत्र में धाराओं की ज्यामितीय व्यवस्था को अपवाह स्वरूप कहा जाता है। ज्यामितीय स्वरूप, आपने ज्यामितीय कला पढ़ी है ना, तो ज्यामितीय स्वरूप उसी तरह से आप देखिए कि मतलब ज्यामितीय स्वरूप को, जो व्यवस्था, ज्यामितीय व्यवस्था के रूप में जो जल प्रवाहित होता है उसको कहते हैं अपवाह स्वरूप। एक क्षेत्र में अपवाह पैटर्न को नियंत्रित करने वाले निम्नलिखित कारक हैं। अब देखिए किसी क्षेत्र में अगर जल प्रवाह होता है तो वहाँ पर निम्नलिखित कारक होते हैं जो कि उसको नियंत्रित करते हैं जल को। एक तो होता है स्थलाकृति, ठीक। स्थलाकृति के बारे में जानते हैं, किसी क्षेत्र की प्राकृतिक और कृत्रिम आकृति किसी अपवाह तंत्र को अत्यधिक प्रभावित करती है। देखिए एक क्षेत्र है, वहाँ पर अगर कोई स्थल की आकृति है, वहाँ पर मैदान है, वहाँ पर ऊंचा नीचा पहाड़ी एरिया है, ये जल को मतलब नियंत्रित करता है। अगर पहाड़ी एरिया होगा, ऊंचाई से नीचे की ओर तीव्र गति से मतलब जल प्रवाह होगा, और अगर मैदानी इलाका है तो प्रवाह उसका धीरे धीरे होगा। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रवणता या ढाल क्या होता है, ढाल क्या होता है, नदी के प्रवाह की दिशा आमतौर पर प्रवणता द्वारा निर्देशित होती है, क्योंकि पानी का प्रवाह गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा नियंत्रित होता है। देखिए पानी का प्रवाह गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा, अब आप सोचेंगे कि कैसे नियंत्रित होता है, गुरुत्वाकर्षण बल अपनी ओर खींचता है, तो हाँ अपनी ओर खींचता ही है, क्योंकि जो ढाल होता है, जिधर ढाल होता है उधर गुरुत्वाकर्षण अपनी ओर खींचता हुआ चला जाता है, और ढाल में ही जो प्रवाह होता है जल का तीव्र गति से हो जाता है। आप किसी स्थान पर बराबर में पानी को प्रवाहित करेंगे तो चारों दिशाओं में फैलेगा, और आप एक दिशा की ओर जब ले जाना चाहते हैं तो उधर की ओर ढाल कर दीजिए तो तीव्र गति से पानी प्रवाहित होता जाता है, क्योंकि वहां पर जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है तीव्र गति से अपनी ओर आकर्षित करता रहता है जल को। संरचनात्मक नियंत्रण यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। नदी के मार्ग में पड़ने वाले चट्टानों के परतों की व्यवस्था नदी की दिशा को प्रभावित करती है। देखिए नदी के मार्ग में पड़ने वाले चट्टानों के परतों की व्यवस्था, अब आप कहीं पर बलुई मिट्टी का क्षेत्र है तो वहां पर ज़्यादा मात्रा में जल जो होगा नीचे की ओर सिंक कर जाएगा। कहीं कहीं पर चिकनी मिट्टी है या काली मिट्टी है या अदर मिट्टियां हैं, जब चिकनी मिट्टी पाई जाती है तो क्या होता है, जल भराव की अवस्थिति ज़्यादा बनी रहती है, वहाँ पर जल मतलब इतना सूख नहीं पाता है, और अगर सूखता है तो काफ़ी लंबे टाइम तक वो होता है। तो ऐसी व्यवस्था यहाँ पर प्रभावित करती है संरचनात्मक। प्रवाह की सामान्य दिशा होने के बावजूद एक उभरी हुई चट्टान के कारण नदी अपनी दिशा भी बदल सकती है। अगर कहीं पर चट्टान मिल गई, उभरी हुई चट्टान मिल गई, तो वहाँ पर क्या होता है, और अगर कहीं पर खाई मिल गई तो तीव्र गति से प्रवाहित होती है। अगर कहीं पर मतलब उभरी चट्टान मिल गई तो वहाँ पर क्या होता है, चट्टान जो होती है अपनी नदी
अपनी दिशा भी बदल सकती है या बदल लेती है। चट्टानों की प्रकृति कैसी होती है, इसको थोड़ा सा जानेंगे। जैसे जैसे नदी अपने मार्ग का प्रदान करती है, नदी के मार्गों की गहराई को निर्धारित करने में आधार की प्रकृति महत्वपूर्ण होती है। जो निचला क्षेत्र होता है जहाँ पर नदी प्रवाहित हो रही है, आधार कहते हैं उसको, और वो आधार बहुत महत्वपूर्ण होता है। वो कैसा है, वो अब जो वहाँ पर इरोजन हो रहा है, मृदा का जो इरोजन हो रहा है वो किस प्रकार से हो रहा है, क्षरण हो रहा है मृदा का, वो कैसे हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, कम मात्रा में हो रहा है, या वहाँ पर जल जो है मतलब पठारी एरिया है तो वहाँ पठारी क्षेत्र में बिल्कुल मतलब वहाँ पर सिंक नहीं, मतलब जल नहीं सिंक कर पा रहा है, सीधे पानी का प्रवाह होता चला जा रहा है। पत्थर वाला इलाका है वहाँ पर भी ऐसे हो रहा है। तो देखिए अगर आप फर्श पर पानी को डालें तो प्रवाहित होता चला जाता है, सोख नहीं पाता है। अगर आप कच्ची भूमि में अगर जल को डालेंगे तो थोड़ा सा सोखेगा। अगर आप खेत में पानी लगाएंगे, जुते हुए खेत में पानी लगाएंगे तो फिर ज़्यादा पानी सिंक करके भी जाएगा। अगर आप बराबर मतलब खेत को एक बार बराबर कर चुके हैं, 2-3 बार उसमें पानी दे चुके हैं, उसमें क्या कहते हैं फ्लड सिंचाई जब की जाती है तो उसमें पानी कम लगता है। और जब जुताई हुई है उससे पहले, जुताई होने के बाद में अगर पानी डालते हैं तो आपका पानी ज़्यादा मतलब खर्च होता है और सिंक भी कर जाता है भूमि में। तो ऐसा ही कुछ समझिए यहाँ मतलब जो नदियाँ हैं उसके विषय में, चट्टानों की प्रकृति के विषय में। यदि नदी अपने रास्ते में अधिक प्रतिरोधी चट्टानों से टकराती है तो ढाल के साथ होने के बावजूद नदी को अपनी दिशा बदलनी पड़ती है। अगर नदी किसी दिशा में प्रवाहित हो रही तीव्र गति से, वहाँ पर ढाल भी है और बीच में एक पहाड़ी क्षेत्र पड़ गया, वो एक पहाड़ी बढ़ गई, तो नदी को अपनी दिशा बदलनी ही पड़ेगी क्योंकि उस पहाड़ी को काट कर वो नहीं जा सकती। ठीक है, विवर्तन की गतिविधियाँ क्या हैं, इनके विषय में थोड़ा सा देखिए। और ये गतिविधियाँ महत्वपूर्ण हैं। देखिए विवर्तन की हलचल नदी के आकार, जलीय गतिविधियों और इनके बनने और निक्षेपण को प्रभावित करते हैं। देखिए जो विवर्तन की गतिविधियाँ हैं, हलचल, जो भूकंप आता है, ज्वालामुखी आता है, ये जो नदियाँ हैं, इन नदियों मतलब ये जो गतिविधियाँ हैं, ये नदियों के जल के प्रवाह क्षेत्र को या प्रवाह को प्रभावित तो करती हैं। अगर कहीं पर मध्य में नदी के बीचों बीच में अगर कोई ज्वालामुखी फट जाए और वहाँ पर तीव्र गति से लावा निकलने लगे और एकदम जमाव हो जाए तो वहाँ पर नदी को अपना मार्ग बदलना पड़ेगा। भारत में अपवाह तंत्र के प्रतिरूप कौन कौन से हैं, इसको हम देखेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग ये वीडियोस को देखते रहिएगा और आनंद लीजिएगा, क्योंकि इस क्षेत्र में जब आप देखते हैं ज्योग्राफी तो 6-7 क्वेश्चन कहीं ना कहीं किस हर एग्जाम में बनते हैं। और यूपी पीसीएस में इस बार हमने भी एग्ज़ाम दिया तो उसमें लगभग 20 से 25 क्वेश्चन, जहाँ तक कि आप कह सकते हैं कि 30 क्वेश्चन जियोग्राफी से थे और सबसे भारी वेटेज जियोग्राफी का था। तो इसलिए आपको महत्वपूर्ण जो तंत्र, अपवाह तंत्र, इन सब पर नज़र बनाए रखनी चाहिए। यूपीपीएससी आरओ एआरओ जिसकी आप लोग मतलब बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे होंगे तो उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। और भारत में अपवाह तंत्र के प्रतिरूप के बारे में अगली कक्षा में हम चर्चा करेंगे। तो आज तक की जो क्लास है अभी तक की यहीं पर समाप्त होती है और अगली क्लास में हम आपको देखेंगे भारत के अपवाह तंत्र के प्रतिरूप के विषय में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।